मैं अंकित शर्मा एक बार फिर से आपका एडू विथ होप के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करने वाला हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मासेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एटॉमिक मास। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एटॉमिक मास होता क्या है। देखिए, एटम से बारे में आपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी होगी, उसमें एटम आपको पता हुआ एटम क्या है। ठीक है, तो जनरली अगर हम लोग बात करें तो पढ़ना है हमें एटॉमिक मासेस के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं बैक लेके चलता हूँ। ये हमारा मान लीजिए कि कोई एलिमेंट का एटम है। इस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के पास न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, दो चीजें होती है इस न्यूक्लियस के पास, एक न्यूट्रॉन होती है और एक प्रोटॉन होती है। ठीक है, ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है। और इसके जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल है इस तरीके से, इसमें आपके मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्या मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन। आपको केमिस्ट्री समझने के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर के बारे में पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर लगभग आपको 30 तक याद है तो बहुत अच्छी बात है, 20 तक भी याद है तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। एक आप ऐसे भी याद रख सकते हैं जो यूजेस होते हैं। ठीक है, 20 तक सारे एलिमेंट्स आपको यूज में आते हैं, इसके कारण 20 तक कंपलसरी है। 20 के बाद वाले एक दो ही एलिमेंट आपको यूज आते हैं। ठीक है, तो उसको आप जनरली याद रखिएगा, तब भी आपका काम चल पाएगा। तो देखिए, एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, सॉरी, एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं? एटॉमिक नंबर को निकालने के लिए, एटॉमिक नंबर जानने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका होता है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हमारा एटॉमिक नंबर होता है। ये हमारे क्या थे? सेल थे, जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये के सेल होता है, ये एल होता है, इसी तरह से एम एन तक होता है। ठीक है, और हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी एक वीडियो आपको जनरली प्रोवाइड है, आप वहां पे जाके देखिएगा तो वहां से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो के एल और इस तरह से एम सेल होते हैं, फिर एन सेल होते हैं, सब में इलेक्ट्रॉन की फिलमेंट होती है। मतलब अलग अलग सेल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, मतलब उनकी संख्या के अनुसार, उनकी कैपेसिटी के अनुसार। जैसे अगर हम बात करें, इस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें आपके 8 होते हैं, इसी तरह से नेक्स्ट वाले में 8 होते हैं, फिर 18 होते हैं, उस तरीके से। तो उसके भी हम चर्चा नहीं करेंगे, हमें पढ़ना है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर जानना जरूरी है, क्योंकि इसी से रिलेटेड हम लोग आगे काम करने वाले हैं। तो जनरली हमने देखा कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अब आते हैं एटॉमिक मासेस के ऊपर। तो देखिए, एटॉमिक मास जो होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका होता है, तो आपका एटॉमिक मास निकल जाता है। इसी की वजह से आप देखिएगा, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिनके 3 आइसोटॉप्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, C12, C13, C14 आपको मिलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसमें क्या होगा? चेंज आ जाएगा, जिसकी वजह से एटॉमिक मासेस में भी चेंजेज आते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा आप C14 में लिखे देखे होंगे, दैट मीन्स कि यहाँ पे कार्बन का जो एटॉमिक मास लिया गया है वो 14 लिया गया है। कहीं कहीं पे C12, मतलब हम ज्यादातर यूज अभी C12 ही करेंगे सारा, जिसमें हम लोग ग्राम एटॉमिक मास पढ़ेंगे, हम अभी एटॉमिक मास यूनिट पढ़ेंगे, यूनिफाइड मास। तो ये सब में हम C12 का यूज करेंगे, इसका यूज बहुत कम जगहों पर होता है। ठीक है, नहीं के बराबर। तो जनरली ये है क्या? तो ये आइसोटोप्स हैं कार्बन के। तो एटॉमिक मासेस जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, इतना अगर आपको क्लियर हुआ होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, एटॉमिक मासेस से रिलेटेड ज्यादा हमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना,
यहाँ पे आप बस इतना ध्यान रखिएगा, जो एटॉमिक मास होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम चर्चा करने वाले हैं एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। तो समझते हैं एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। अभी तक हमने एटॉमिक मासेस को समझा, जिसमें एटॉमिक मासेस जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो कहानी की तरह इसको समझते हैं। ये 20वीं सेंचुरी की बात है। ठीक है, 20वीं शताब्दी कब स्टार्ट होती है? 20वीं सेंचुरी। अभी कौन सा चल रहा है? 21st चल रहा है। ठीक है, तो 20वीं सेंचुरी मतलब ये आपकी 20वीं शताब्दी 1900 से स्टार्ट होगी। ठीक है, इस दौरान नेचर में जितने भी एलिमेंट्स मिलते थे, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स मिलते थे ये कंबाइन, ज्यादातर इसमें ऑक्सीजन होता था। ठीक है, लगभग जैसे जितने भी एलिमेंट्स मिले उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता था। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड यूनिट के फॉर्म में, मतलब किसी की भी मासेस को हम लोग जनरली मेजर करने के लिए, जैसे देखिए अगर आपको मान लीजिए 5 kg आपको चीनी चाहिए, 5 kg आपको चीनी चाहिए, तो आप क्या करते हैं कि एक 5 kg को नापने मेजर करने के लिए आप एक लोहे का उस पर वेट रखते हैं, मतलब जिसको हम लोग हिंदी में बटखारा कहते हैं। ठीक है, तो उसको रखते हैं और जनरली वहां से 5 kg का हम लोग उसके कंपैरिजन में कंपेयर करके हम लोग उतना मास ले लेते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा एक डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए कि वेट लिफ्टिंग आपका एक तराजू है इस तरीके का। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि अगर आपको, जैसे हम लोग क्या कहें, केजी को अगर आपको डिफाइन किया जाए तो क्या कह सकते हो? केजी को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, एक यूनिट दे दी गई है कि उसके कंपेयर में मान लीजिए किसी चीज को हम 1 kg का वेट मान लिए तो हमें 5 kg चाहिए, तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग 5 kg ले लेते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पे एक लकड़ी का टुकड़ा हमने यहाँ पे रखा। ठीक है, इस लकड़ी को टुकड़े को हम मान लीजिए कि 1 वुड मान लिए। कितने वुड मान लिए? अब कहीं जैसे आप पढ़िएगा कि जो मध्य पाषाण काल था, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में या उससे कई बार ऐसे थे, कई ऐसे युग आए जिसमें कौड़ी चलते थे। कौड़ी मतलब आप सिंपल सी अगर हम बात करते तो समुद्र में छोटे छोटे मोती वोती जो मिलते थे उस टाइप के होते थे। तो जनरली उसके कंपैरिजन में वो देते थे लोग और उसके कंपैरिजन में सामान मिलता था। तो यहाँ पे अगर हम लोग वेट की बात करें तो एक वुड ये है। ठीक है, एक लकड़ी का टुकड़ा है। ठीक है, अब ये मान लीजिए ऐसी सभ्यता है या ऐसा जगह है जहाँ पे लकड़ी के हिसाब से ही सामान मिलते हैं। यहाँ यूनिट मान लीजिए कि अभी डिफाइन नहीं है, तो एक वुड का लकड़ा है, इसके कंपेयर में ही आपको सामान मिलेगा। ठीक है, तो एक वुड में मान लीजिए कि एक केजी, जैसे हम लोग केजी की अगर बात करें तो 1 किलो चीनी मिला, या मतलब 1 वुड में इतना चीनी मिला। ठीक है, ये एक बॉक्स हो गया चीनी का। ठीक है, अब हमको 5 ऐसे ऐसे चाहिए तो हम कितने वुड रखेंगे? 5 रखेंगे इस तरीके से, तब ना हमें 5 बॉक्स चीनी मिलेंगे। तो जनरली यूनिट कंपेयर करके ही निकाली जाती थी। तो उसके मेरा बताने का मतलब बस इतना है कि जनरली जो एटॉमिक मास यूनिट जो हम लोग डिराइव करेंगे तो 20वीं सेंचुरी में ऑक्सीजन के मासेस के कंपैरिजन में निकाला जाता था। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 यूनिट होता है, 16 होता है। ठीक है, तो यहां से ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पता चल गया। लेकिन अगर 1 एटॉमिक मास यूनिट की बात करें, 1 एटॉमिक मास यूनिट की अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा? तो 1/16 ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये 20वीं सेंचुरी की बात है। ठीक है, ये 20वीं सेंचुरी की बात है कि एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कैसे निकाली जाती थी, तो 1/16 ऑफ ऑक्सीजन एटॉमिक। ठीक है, तो अगर हम बात करें बाद में 1961 में, ठीक है, 1961 में IUPAC ने अडॉप्ट किया इसको। ठीक है, IUPAC कहने का मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। 1961 में इन्होंने अडॉप्ट किया यूनिफाइड एटॉमिक मास को, यूनिफाइड एटॉमिक मास को। ठीक है, जिसको आगे जाके हम लोग AMU ही बोलेंगे। ठीक है, तो
ये कब अडॉप्ट किया गया? 1961 में IUPAC यूनिफाइड एटॉमिक मास आपको अडॉप्ट किया गया। हाँ, तो सॉरी, IUPAC यूनिफाइड एटॉमिक मास को अडॉप्ट किया गया और इसके कंपेयर में अब हम लोग एटॉमिक मास यूनिट को निकालना सीखे। इसमें आपको कार्बन 12 के आइसोटोप्स को लिया जाता था। किसको लिया जाता था? कार्बन 12 के आइसोटोप्स को लिया जाता था। ऐसे अगर हम लोग बेसिकली देखें तो कार्बन का एटॉमिक मास 6 होता है, कार्बन और ये सॉरी एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास आपका 12 होता है। ठीक है, तो 1961 में हम लोग यूनिफाइड एटॉमिक मास, इसके तहत अब हम लोग कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते थे कि जनरली 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू निकालते थे। तो यहाँ पे देखिए बाद में क्या हो गया, अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि जो यूनिफाइड एटॉमिक मास होगा इज इक्वल टू 1/12। ठीक है, यूनिफाइड एटॉमिक मास जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा 1/12 मास ऑफ द C12 एटम। ठीक है, मतलब यूनिफाइड एटॉमिक मास जो होगा वो 1/12 ऑफ द मास ऑफ द C12 एटम। ठीक है, तो यहां से एक एटॉमिक मास यूनिट की जो वैल्यू होगी, 1 एटॉमिक मास यूनिट की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1/12। ठीक है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12 एटम। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। 1/12 मास ऑफ C12 एटम इसके बराबर अब हो जाएगी। तो इसके रिस्पेक्ट में अब आप किसी भी एलिमेंट का आप क्या निकाल सकते थे? एटॉमिक मास यूनिट निकाल सकते थे। जैसे अगर हम कार्बन की ही बात करें, एक आपका एब्सोल्यूट मास होता है, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास होता है एटॉमिक मास जो होता है कार्बन का, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ C12 एटम, ये जो होता है वो होता है 1.9924 इंटू 10⁻23 ग्राम होता है। ठीक है, सॉरी -23 ग्राम होता है, -23 ग्राम होता है। ये एब्सोल्यूट एटॉमिक मास हम बोलते हैं कार्बन एटम का। और यहाँ पे 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होती है उसको निकालने के लिए जनरली हम लोग अगर बोले 1 एटॉमिक मास यूनिट को, तो यहां से हमने एक फॉर्मूला पढ़ा मास ऑफ C12 एटम, इसी को हम लोग यूज करेंगे। तो 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। तो यहां से जो 1 एटॉमिक मास की वैल्यू आएगी वो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आएगी। तो एक एटॉमिक मास यूनिट का, 1 एटॉमिक मास यूनिट का आपका जो वैल्यू आएगा वो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आपका आएगा। तो ये हो गई हमारी जनरली 1 एटॉमिक मास यूनिट। जनरली अगर कार्बन की अगर हम बात करें, कार्बन की बात करें तो कार्बन का आइसोटोप्स हम जिसके रेफरेंस में जनरली लेते हैं वो C12 वाला होता है। तो इसकी मासेस को अब हम लोग एटॉमिक मास यूनिट को AMU लिख सकते हैं। ठीक है, ये कब लागू किया गया? 1961 में IUPAC नाम ने इसे अडॉप्ट किया और इसका नाम पड़ा यूनिफाइड एटॉमिक मास। ठीक है, जिसको हम लोग 1 AMU के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास को समझते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा गया, मैंने लिख दिया ताकि आपको टाइम ज्यादा मैं नहीं लूं आपका। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेटिव एटॉमिक मास इज द एवरेज मास ऑफ एन एलिमेंट as compared to 1/12 the mass of 1 C12 atom. That means कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास जो होगा RAM जो होगा, रैम मत समझ लीजिएगा कंप्यूटर का, ये हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास है। ठीक है, तो ये जो RAM होगा वो एवरेज मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय mass of 1/12 mass of C12 atom।
इस पे हमारा निकल जाएगा RAM। क्या निकल जाएगा हमारा? RAM, सॉरी 1C12 एटम, और इस पे हमारे निकल जाएगा RAM। तो बहुत ज्यादा इस पे कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे जो RM निकालने का तरीका है, मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास है, उसमें हम एवरेज मास एक एटम लेंगे किसी भी एलिमेंट का, जो भी एलिमेंट का हमें निकालना है, और 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1/12 एटम से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से RAM निकल जाएगा। अब एक और चीज, एवरेज का यूज यहाँ क्यों किया गया? यहाँ पे हम लोगों ने एवरेज का जो यूज किया वो किसके लिए किया है? इसके लिए किया है कि बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिसके आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमने कार्बन की बात की, C12, C13, C14, ठीक है। तो आइसोटोप्स जब अलग होंगे तो उनके मासेस भी अलग होंगे, तो इसी कारण हम लोग एवरेज टर्म का यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके मासेस अलग होते हैं, ठीक है, आइसोटोप्स की वजह से, तो इसी के कारण एवरेज यूज किया गया। तो यहाँ पे देखिए कुछ मैं कटिंग यहाँ पे आपको पब्लिश कर देता हूँ, या फिर आप हमारे एडू विथ होप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे भी हम, आप एडू विथ होप पे जाके सर्च करिएगा, आपको वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप जाके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको इमेजेस का मिल जाएगा कि कौन कौन से यूज करने चाहिए। मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूं, जैसे हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन की, इसका सिंबल जनरली अगर बात करें तो H होता है। एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो 1.008 होती है, लेकिन इसका हम एवरेज एटॉमिक मास 1 यूज करते हैं, ठीक है, 1.0 यूज हम लोग करते हैं। उसी तरीके से हर एलिमेंट की अलग अलग आपको दिख रही होगी यहाँ पे, हर एलिमेंट की अलग अलग जनरली मास, रिलेटिव एटॉमिक मास होती है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू से रिलेटिव एटॉमिक मास थोड़ा डिफर होता है, ठीक है। तो यहां से आप इजिली इसको निकाल सकते हैं। इस जितने भी आपको इमेज में ये दिख रहे हैं, ठीक है, ये सारे का यूज हम लोग आगे करने वाले हैं। तो ये सारा अगर आप रिलेटिव एटॉमिक मास याद किए हुए रहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपको जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करने में आसान होगा, ठीक है। ये सारे का हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट हमारा और पढ़ना है, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? देखिए, जो एटॉमिक मास को, जो हम लोगों का एटॉमिक मास है, जैसे कार्बन का एटॉमिक मास बोले तो इसका 12 होता है, ऑक्सीजन की बात करें तो 16 होती है, ठीक है, नाइट्रोजन की बात करें तो 14 होती है, ठीक है। इसमें हम AMU लगा दिए तो यूनिफाइड एटॉमिक मास हो गया, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर हम AMU लगा दे तो ये एटॉमिक मास यूनिट हो जाता है। लेकिन इसी की जगह अगर हम 12G लगा दे, 16G लगा दे, 14G लगा दे, तो ये हमारा ग्राम एटॉमिक मास हो गया। मतलब मास यूनिट को हमने किसमें एक्सप्रेस करके दिखा दिया? ग्राम एटॉमिक मास में। तो आपको अगर सिंपल सा हम डिफाइन करें तो कुछ नहीं है, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस इनटू ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो जनरली आप उसको दिखा दीजिएगा यहां पे, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स जो होता है वो मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय तो मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम एटॉमिक मास निकालने का, नंबर ऑफ ग्राम एटॉमिक मास निकालने का, सॉरी नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने का, मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम बाय ग्राम एटॉमिक मास, बाय ग्राम एटॉमिक मास ऑफ, उसको मिटा ही देता हूं, ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। जनरली किसी भी एलिमेंट का हम क्या निकाल लेंगे? मास निकाल लेंगे ग्राम में, और उसको डिवाइड कर देंगे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। तो हमारा इजिली यहां से नंबर ऑफ ग्राम एटम निकल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करवा दूं, और नहीं होगा तो लास्ट चैप्टर के एंड में भी हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो फिलहाल देखिए, नंबर ऑफ ग्राम एटम एक फॉर्मूला, आप कैसे नंबर ऑफ ग्राम एटम कैसे निकाल सकते हैं। तो मास, किसी भी जो एलिमेंट आप ले रहे हैं उसका मास ग्राम में,
और ग्राम एटॉमिक मास से उसको हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ ग्राम एटम निकल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ टोटल एटॉमिक मास। इस वीडियो में हम लोगों ने एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने एएमयू के बारे में पढ़ा, एटॉमिक मास यूनिट के बारे में पढ़ा, रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा और ग्राम एटॉमिक मास के बारे में हमने पढ़ा। तो जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं वो आगे हर जगह पे यूज होंगे, तो इसको आपको ध्यान रखना है। एक टेबल जो मैंने रिलेटिव एटॉमिक मास का दिखाया उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो कंप्लीट वीडियो आप अगर देखे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उस प्रॉब्लम को आपको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।